आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था आइसोटोप्स को और उससे रेलिवेंट उसकी एग्जांपल्स देखी थी। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, बुक के अंदर जो है वो इसकी अच्छे तरीके से इसको जो है वो डिफाइन किया गया, इस टॉपिक को, इसकी हेडिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे नहीं लगा कि इसके जो है वो नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आप इसको जो है वो अगर इस तरह से भी लिख दोगे तब भी जो है वो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ जस्ट हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे, बाकी आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखोगे तो तब भी जो है वो ठीक है। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले जी इसका नेम देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन होती है किसी भी चीज़ का कोई भी इस्तेमाल। ठीक है, कि उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ को। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स है तो हम देखेंगे कि जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, वो हमने अच्छी तरह से स्टडी तो किए हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इनका जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एक मेजर पॉइंट जो इसके बारे में है वो ये है कि जो आइसोटोप्स हैं इनको मोस्टली जो है मेडिकल की फील्ड के अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, कैसे किया जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो भी देखते हैं। कहते हैं जी, इन साइंस एंड मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स isotopes have vast applications। ठीक है, the biggest application is in the field of medicine। they are applied in diagnosis, तशखीस करने के लिए, रेडियोथेरापी, रेडिएशन से जो इलाज किया जाता है उसके अंदर, एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ लाइक कैंसर। ठीक है, और बहुत सी ऐसी डिजीज़, ठीक है, जिसमें जी कैंसर की एग्जांपल है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए जी ये आइसोटोप जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं जी। सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है रेडियोथेरापी। ठीक है, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि रेडियोथेरापी क्या होगा जी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेडियोथेरापी नेम से जाहिर है कि रेडिएशंस के ज़रिए जो थेरापी की जाएगी, जो इसका इलाज किया जाएगा किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होगा, वो रेडियोथेरापी कहलाएगा। ठीक है, कहते हैं जी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर जो आइसोटोप्स हैं P32, ठीक है, और स्ट्रोंशियम 90, ठीक है, इनके फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। कहते हैं जी कि अगर स्किन कैंसर का जो है वो ट्रीटमेंट करना तो उसके लिए जो मोस्ट फेवरेबल आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं P32 एंड SR90। वजह क्या है कि जी ये बीटा रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक है, जिनकी जो पेनिट्रेट करने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। ठीक है, अल्फा रेस से और गैमा रेस से कम होती है, तो इस वजह से जी इनको जी यूज़ किया जाता है स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये इनकी स्पेसिफिकेशन है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो यूज़ है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो बड़े ध्यान से की जाती है। ठीक है, एक्सपर्ट्स इसको करते हैं। इनमें जी काफ़ी ये भी थोड़ा सा जी वो होता है कि ख़तरा भी होता है कि कहीं ये हेल्दी सेल्स जो है वो उनको डैमेज ना कर दे। तो वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद कोई भी जो आइसोटोप्स इस चीज़ के ऊपर पूरा उतरता है जिसको फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप यूज़ किया जाता है वो है कोबाल्ट 60। ठीक है, अफेक्टिंग विद इन द बॉडी। ठीक है, कहते हैं जी बॉडी में ये इफेक्टिव होता है। कोबाल्ट 60 का यूज़ जो है वो क्यों इफेक्टिव होता है? बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। कोबाल्ट 60 जो है वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज जो है वो एमिट्स करता है, तो इसलिए इनको जो है वो रेडियोथेरापी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम आइसोटोप्स का यूज़ देखें जी, सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है, किसी चीज़ की तशखीस करने के लिए, और मेडिसिन के अंदर जो है वो एज अ ट्रेसर, ठीक है, यानी कि तलाश करने वाले, तो उसके तौर पे जी आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर देखें जी, कहते हैं जी द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडियो एक्टिव है, कि जिनसे जी रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, कहते हैं जी उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी अगर ट्यूमर का डाउट है, ठीक है, उसकी ट्यूमर की प्रेजेंस चेक करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन के तौर पे। ठीक है, अब इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसकी है जी, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के गले के अंदर गोइटर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसको लगता है कि जी शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो गोइटर की तशखीस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो आइसोटोप यूज़ होता है वो होता है आयोडीन 131। ठीक है, कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और फिर कहते हैं जी कि सिमिलरली टेक्नीशियम जो आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। ठीक है, ये भी एक डिजीज़ होती है कि जो बोन्स होती है वो नॉर्मल साइज से जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है,
तो उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो किसके ज़रिए की जाती है, वो टेक्नीशियन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल होता है ये होता है ह्यूमन की हिस्ट्री से रेलिवेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड उनकी जो है वो प्री हिस्ट्री जो है वो उससे भी पहले की हिस्ट्री को जो स्टडी करना है सारा सब कुछ जो है वो किसके अंदर आता है, वो आर्कियोलॉजिकल के अंदर आता है, ठीक है। और जियोलॉजिकल जो है वो क्या है, वो ज़मीन से रेलिवेंट है, ठीक है। कि जो अर्थ है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो मौजूद सब्सटेंस है, मैटर है, उस सब की स्टडी जो है वो जियोलॉजी के अंदर जो है वो की जाती है, ठीक है। तो कहते हैं ये एज आर्कियोलॉजिकल भी यूज़ किए जाते हैं आइसोटोप्स, और जियोलॉजिकल भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो कैसे कहते हैं जी कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stones, ठीक है। कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो फोसिल्स की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ये फोसिल्स कितने साल पुराने हैं, ठीक है। अब फोसिल्स क्या होते हैं, बाक़ियात होती हैं, लाइक डेड प्लांट्स हो जाएं, एनिमल्स हो जाएं, या कोई भी स्टोन्स हैं, ठीक है, चट्टानें वगैरह जैसे हो जाती हैं, रॉक्स वगैरह होती है, ठीक है। तो कहते हैं जी इन सब का जो है वो इनकी एज का अंदाज़ा लगाने के लिए जी ये आज से कितने सौ साल पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, फोसल्स हैं ये, चाहे वो स्टोन्स के हैं या फिर प्लांट्स के हैं या फिर एनिमल्स के फोसल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ना सिर्फ मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के अंदर, बल्कि आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल भी यूज़ किए जाते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। फिर कहते हैं जी द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से वाले, जो फोसिल्स हैं, ठीक है। कहते हैं उनकी जो एज डिटर्मिनेशन है बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। कहते हैं जी कि ये जो इनकी एज का अंदाज़ा लगाना है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करके, ठीक है, किसी भी फोसिल का, चाहे वो फोसिल डेड प्लांट का हो, एनिमल्स का हो या फिर किसी स्टोन का हो, तो इसकी जो एज डिटर्मिनेशन है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ये एक पूरे का पूरा तरीक़ेकार होता है जिसमें जी हिसाब लगाया जाता है कि किस तरह से जी वो जो एलिमेंट्स उन फोसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, उनकी एज को जी डिटेक्ट किया जाता है, उसका पूरा जो है वो डिटर्मिनेशन उनकी की जाती है। तो इस सारे प्रोसेस का जो नेम है वो क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। कि रेडियो एक्टिव यूज़ करते हुए किसी भी फोसिल की एज को डिटर्मिन करना वो कहलाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो भी क्या होंगे, ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे, फोसल्स, ऐसे फोसल्स के जिनके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होगा। तो वो क्या होगा जी कि बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 इन दैम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग, ठीक है। ये तरीका वही है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है, स्पेसिफिकेशन किसकी वजह से कर दी गई है जी, कार्बन की वजह से स्पेसिफिकेशन कर दी है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट के जिसमें जी आप मतलब कोई ऐसे फोसिल्स हैं कि जिनके अंदर कार्बन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा जी कि कार्बन की अगर आपने फाइंड आउट करनी हो, हिसाब लगाना हो जी कि ये कितने सौ साल पुराना है, तो उसमें क्या है जी कि जो कार्बन का आइसोटोप C14 होता है, ठीक है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को मैयर किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिकली जो C14 की इनके कार्बन की रेडियो एक्टिविटी जो मैयरिंग होगी, ठीक है, वो कहलाएगी स्पेसिफिकली रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, या फिर जो है वो सिंपली उसको कह देंगे कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से जी ये रेडियो आइसोटोप्स जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करके फोसल्स की जो एज है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है, और फिर डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं उनके जो है वो कंपाउंड्स कह लें, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें होंगी, उनके स्ट्रक्चर को भी डिटर्मिन किया जाता है, ठीक है। कैसे कहते हैं द रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटर्मिन द स्ट्रक्चर। अब होता क्या है जी, देखें अगर कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आपने किसी भी एलिमेंट को डिटर्मिन करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता चले कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए उस रिएक्शन के अंदर आप कोई ना कोई रेडियो एक्टिव जो है वो आइसोटोप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो वो आपको उसके बारे में
सारी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता है। एग्जाम्पल की बात की है, ठीक है, एग्जाम्पल में कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को देखें, ठीक है, कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। तो वो कहते हैं जी कि जी C14 जो है वो कार्बन का C14 जो आइसोटोप है उसको यूज़ किया जाता है टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये देखने के लिए कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज फॉर्मेशन का, इसके अंदर जो कार्बन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस तरह से मौजूद है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए जो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं इस सारी इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करने के लिए वो होता है C14, ठीक है। कहते हैं C14 इज यूज टू लेबल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसेंसिस टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। क्यों उसको किया जाता है लेबल, क्योंकि उन्होंने जी फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्लूकोज के प्रोसेस के अंदर उसको डिटरमिन करना है कि वो मौजूद है या नहीं है और उसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो उसके लिए C14 यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज, ठीक है। अब इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो पूरी की पूरी मूवमेंट है इस प्रोसेस के अंदर के किस तरह से वो यूज़ होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आइसोटोप C14 यूज़ करने से हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ठीक है। पावर जनरेशन के अंदर आइसोटोप्स की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए प्रोड्यूस की जा सकती है। तो कहते हैं जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स, ठीक है, जहाँ से जो है वो क्या होता है जी कि जिनमें न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शंस होता है और उनके ज़रिए जो है वो पावर जनरेट की जाती है, ठीक है। कहते हैं जी फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्ड विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, के जी यूरेनियम है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस जो है वो अपने स्मॉलर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही, ठीक है। तो उसको कहते हैं जी कि वो क्या होता है, वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, यानी कि एक न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना स्मॉल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस का स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होना वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिफिक जो मशीनरी होती है जिसको कहते हैं जी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जहाँ पे ये सारा जो है वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो यूरेनियम 235 होता है, उसको बम्बार्ड करवाया जाता है। अब पूरे का पूरा जो है वो रिएक्शन बता रहे हैं कि कैसे वो ब्रेक डाउन होती है उसके ऊपर जी यूरेनियम 235 के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टोन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बम्बार्डमेंट करवाने से होता क्या है कि यूरेनियम जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे जो दो एलिमेंट बनते हैं वो कौन से होते हैं, बेरियम 139, ठीक है, और क्रिप्टोन 94, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं जी, 3 न्यूट्रॉन्स भी जो है वो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो मेजर एडवांटेज है वो क्या है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसको आप पीसफुली जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे होता है जी, यूरेनियम 235, ठीक है, 92 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो बेरियम और क्रिप्टॉन जो है बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं साथ में, और साथ में जो है वो अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स, ठीक है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको जी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। वो जो बॉयलर्स लगे होते हैं जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। फिर वो स्टीम क्या करती है, वो जो टर्बाइंस लगी होती है जिन्होंने जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी होती है, तो उन टर्बाइंस को ड्राइव करवाने के लिए, उनको घुमाने के लिए, चलाने के लिए जो है वो ये वाली एनर्जी, ये जो स्टीम होती है ये यूज़ की जाती है। तो जब वो टर्बाइंस चलती हैं, ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। कहते हैं जी दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए अगर एटॉमिक एनर्जी को पीसफुली यूज़ करना है तो ये उसका पीसफुल मेथड है कि आप उसको इस तरह से अपनी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं इनको पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी एप्लीकेशंस, जहाँ से जो पॉइंट समझ में ना आया हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि समझ में ना आया हो, ठीक है, तो वो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है।